चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो देखिए कहां से हुआ था ये, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। देखिए भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू किया गया था। तो कहां से इसकी शुरुआत हुई है? मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। नई एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिसे हाल ही में सेना में शामिल किया गया था, में एक चिकना कागज का आवरण होता था जिसके सिरे को राइफल में लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। चर्बी बनाने के लिए सूअर और गोमांस की चर्बी का उपयोग किया जाता था। इसीलिए ही ये जो पूरी 1857 की घटना हुई है, इसी कारण हुई है, यही इसका तात्कालिक कारण है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मंगल पांडे। वो भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। देखिए मंगल पांडे पहले सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे, तो आपको ये जरूर से याद रखना है। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से ठीक पहले होने वाली घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? तो देखिए कौन से शहर से किया था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने लखनऊ से किया है और नाम क्या है इनका? बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड चार्ल्स केनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के साथ ये जो विद्रोह है ये शुरू हुआ था। तो आपको इस टाइम पे गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड चार्ल्स केनिंग हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो देखिए इनमें से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया है। देखिए स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में तैनात सभी भारतीय और ब्रिटिश इकाइयों के सामने फांसी दे दी गई थी। तो पहला शहीद कौन था? तो वो थे मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, नाना साहब। नाना साहब कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह में। देखिए नाना साहब ने अपने प्रशासक तांत्या टोपे और सचिव अजीमुल्ला खान के साथ कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय की गोद ली हुई संतान थे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो देखिए इनमें से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। देखिए 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था, क्योंकि सभी ने एक साथ मिलकर इस विद्रोह को किया था।
रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मणिकर्णिका। ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें लोग मनु बुलाते थे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का मूल नाम था। देखिए 1857 के भारतीय विद्रोह में उल्लेखनीय नेताओं में से एक तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए इनमें से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लॉर्ड पाल्मस्टन। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो देखिए इनमें से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, टेलर व विंसेंट आयर। इन्हें बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह के दमन करने का श्रेय दिया जाता है। कुंवर सिंह, जिसे बिहार का शेर भी कहा जाता है, ने 1857 के आरा बिहार में भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और लगभग 1 साल तक ब्रिटिश सेना को हैरान कर दिया। अंत में वहां मेजर विलियम टेलर से हार गया और 26 अप्रैल 1858 को बिहार के जगदीशपुर में युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। देखिए 1858 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो देखिए कब शामिल की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जनवरी 1857 में ये चर्बी वाले कारतूसों को शामिल किया गया था। जनवरी 1857 से सेना में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। भारतीय सैनिकों को इन कारतूसों को मुंह से काटकर प्रयोग करने के आदेश दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो देखिए कौन सा आयोग है ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पील आयोग इससे संबंधित है। देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश की। इस प्रकार 1857 में पील आयोग की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, मिर्जा गालिब के द्वारा 1857 के विद्रोह को देखा गया था। देखिए मिर्जा गालिब प्रख्यात उर्दू शायर जो मध्य दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने 1857 के ऐतिहासिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा शहर पर पुनः कब्जा करने के ये गवाह बने थे। मतलब इन्होंने आंखों से ये सारी चीजें देखी थी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो देखिए इनमें से कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। देखिए 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का प्रबल दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 इनामी राशि घोषित की थी। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किया। फैजाबाद के विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। जगदीशपुर के राजा थे। तो देखिए इनमें से कौन जगदीशपुर के राजा थे? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर के राजा थे। देखिए कुंवर सिंह तत्कालीन जगदीशपुर के लोकप्रिय राजा व 1857 के वीर योद्धा थे।
1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, किसके द्वारा सैन्य नेतृत्व किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा सैन्य नेतृत्व किया गया था दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान। देखिए 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जनरल बख्त खां द्वारा किया गया था। मतलब अगर नाम मात्र भी पूछा जाए तो बहादुर शाह और अगर वास्तविक पूछा जाए तो जनरल बख्त खां के द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए किस कारण से यह असफल हो गया था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का जो विद्रोह है वो असफल हो गया था। देखिए किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन इसकी कमी रही थी, इसी वजह से जो विद्रोह है वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो देखिए इनमें से कौन है वो, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। सन जॉर्ज सीले और लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा है। देखिए जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं किसने किसी के बारे में क्या कहा है, तो ये बहुत पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो देखिए इनमें से किसने दी है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा ये कहा गया है। देखिए बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा है। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ के विद्रोह के दमन के दौरान ही हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। मेजर जनरल हैवलॉक ने 17 जुलाई को विद्रोहियों को हराया। दिसंबर 1857 में लखनऊ में विद्रोह के दमन के समय युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो देखिए किसने कहा है ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है 1857 के विद्रोह के बारे में। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान, इनमें से कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब सिख, गोरखा, पठान ये तीनों ने ही अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 के विद्रोह के दमन में। 1857 के युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले सिखों, पठान और गोरखाओं को लड़ाकू व्यक्ति के रूप में माना जाता है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। देखिए कंजर्वेटिव पार्टी के एक नेता बेंजामिन डिज़राइली ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में बताया था। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा सुनाई गई? तो देखिए सबसे बाद में किसे फांसी की सजा सुनाई गई? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, तात्या टोपे को बाद में सजा सुनाई गई है। देखिए तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वह नाना साहिब और अजीमुल्ला खान के साथ कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेता थे। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था।
किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो देखिए इनमें से कौन थे सबसे कमजोर कड़ी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। इसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। सम्राट बहादुर शाह संभवतः विद्रोह के नेतृत्व की श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी थे। उनके कमजोर व्यक्तित्व, बुढ़ापे और नेतृत्व गुणों की कमी ने विद्रोह के मुख्य केंद्र में राजनीतिक कमजोरी पैदा कर दी और उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाई। तो सबसे कमजोर किसे माना जाता है? तो बहादुर शाह जफर को माना जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, हुमायूं की कब्र के पास इन्हें गिरफ्तार किया गया था लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो देखिए इनमें से कौन से देश उन्हें निर्वासित कर दिया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, रंगून में निर्वासित कर दिया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। देखिए 1857 की क्रांति विफल होने के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो देखिए कौन था वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, कैंपबेल। वो महत्वपूर्ण ब्रिटिश सेनापति था जिसका 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए भारत में कमांडर इन चीफ बने और 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बड़ी विशिष्टता के साथ राहत सेना का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था और 1857 के विद्रोह को कुचलने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो देखिए इनमें से कौन सा स्थान है वो? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मद्रास। ये अछूता रहा था 1857 के विद्रोह से। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो देखिए किसकी वीरता के लिए कहा गया था? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखते हुए ये कहा गया था। देखिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किया था और उनकी मृत्यु पर कहा था यह वह महिला लेटी हुई है जो सभी विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, कमल एवं चपाती। ये 1857 की क्रांति का चिन्ह निर्धारित किया गया था। कमल और रोटी को 1857 के विद्रोह का प्रतीक माना जाता है। कमल शुद्ध होता है और भगवान से संबंधित है। रोटी हर किसी की बुनियादी जरूरत है। कुछ संदेश लेकर विभिन्न गांवों में संतों के माध्यम से रोटी और कमल भेजे गए थे। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो देखिए इनमें से कौन है वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, जीनत महल पर ये आरोप लगाए गए थे। जब देश में अंग्रेज हुकूमत हासिल करने के लिए उग्र थे तो बेगम जीनत महल ने अपने पति बहादुर शाह जफर को उनसे विद्रोह करने के लिए उकसाया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अंग्रेजों के साथ ही मिली हुई थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य कंपनी के शासन को समाप्त करना और 1857 के विद्रोह के बाद सभी शक्तियों को ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित करना था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। यहाँ से 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, अवध से सबसे अधिक संख्या थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में अवध से सर्वाधिक हिस्सेदारी थी। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में शामिल किए गए थे।
1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक सही नहीं होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये वाला पॉइंट 1857 के विद्रोह के विषय में सत्य नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये वाला जो पॉइंट है ये सही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो कौन था ये? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, एस.एन. सेन। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, इनका नाम आपको जरूर से याद रखना है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बैरकपुर से जुड़े हुए थे मंगल पांडे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। ये 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था इस संग्राम का। मौलवी लियाकत अली उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद या प्रयागराज के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। वह 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे, जिसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उसके लिए इन्होंने कहाँ से? तो देख लीजिए इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। नाम क्या है इनका? मौलवी लियाकत अली। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, एस.एन. सेन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। एस.एन. सेन जो सरकारी इतिहासकार थे, उनके अनुसार 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? देखिए किसने नहीं माना है क्रांति? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। आर.सी. मजूमदार हालांकि 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध मानते हैं, क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहा था इससे, और कई लोगों के कई वर्गों ने विद्रोह में कोई हिस्सा नहीं लिया, इसीलिए वो इसे राष्ट्रीय या स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो देखिए किसके द्वारा बनाया गया ये? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था 1857 में। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो देखिए कौन सा केंद्र था इसका? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कोल्हापुर। ये गडकरी विद्रोह का केंद्र रहा है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, या इसका नेता कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, खान बहादुर। ये बरेली विद्रोह का नेता थे। देखिए खान बहादुर खान रोहिला हाफिज रहमत खान के पोते थे, जो उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड के नवाब थे। उन्होंने कंपनी शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई थी, मतलब बरेली से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, धोंदू पंत। ये नाना साहब का वास्तविक नाम था। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया है, ये भी आपको याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, निकलसन की मृत्यु हो गई थी। देखिए विद्रोह के समय दिल्ली के नेता बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान थे। 20 सितंबर 1857 को जॉन निकलसन ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, जिनकी 23 सितंबर 1857 हुआ वाराणसी में, और अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? बंग भंग आंदोलन को समर्थन दिया गया। और ये कौन सा अधिवेशन था? 21वां। अब ये देखने में तो आपको भारी भरकम लग रहे होंगे कि सर सन भी याद करना है,
कहाँ पर हुआ वो भी याद करना है, अध्यक्ष कौन थे वो भी याद करना है, और उस अधिवेशन की क्या खास बात थी वो भी याद करना है। बिल्कुल करेंगे भाई, और आपको होंगे भी। अब देखिए 1905, 1900 को भूल जाइए, 5 को माइंड में रखिए। और भाई यहाँ पर है वाराणसी, वाराणसी का हो गया वानी और गोपाल कृष्ण गोखले। भाई गोपाल कृष्ण भगवान के मैं मधुर वाणी में कंटिन्यू 5 घंटे 5 मिनट तक भजन कर सकता हूं, अगर कोई मुझे भंग ना करे, कोई मेरा ध्यान भंग ना करे, यानी कि भंग आंदोलन। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, मैं 5 घंटे 5 मिनट तक, यानी कि 1905 वाराणसी मधुर वाणी में गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण भगवान के भजन कर सकता हूं। शर्त क्या है, कोई मेरा ध्यान भंग ना करे। बस ये भूल मत जाइयो भाई। और दोस्तों इस वीडियो में हम वही अधिवेशन कवर कर रहे हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बुक में ये सभी अवेलेबल है। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट 1906 में 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ, और भाई इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इसकी खास बात क्या थी, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले। स्वराज्य का मतलब होता है स्वयं का राज, हम सभी का राज, स्वराज। आगे एक अधिवेशन और भी हम कवर करेंगे जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रयोग किया गया। यहां पर स्वराज्य वो पूर्ण स्वराज्य बताएंगे आपको। अब भाई जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो मन में बहुत बार ये आता था कि हमें स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य चाहिए, रातों को नींद नहीं आती थी। और एक दिन मैं सुबह 6 बजे उठा, 1906 6 बजे उठा, कोलकाता कॉल किया, किसे, अपने दादा को, अपने भाई को, और सीधे सीधे बोल दिया कि हमें तो स्वराज्य चाहिए। तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। 1906 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल सिंपल है भाई, सुबह 6 बजे उठा, उठते ही मैंने कॉल किया दादा को, भाई को, और सीधे सीधे बोल दिया कि हमें तो स्वराज्य चाहिए। नेक्स्ट 1907 में हुआ 23वां अधिवेशन, कहां पर, सूरत में, अध्यक्ष रास बिहारी। इस अधिवेशन की खास बात क्या थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए, उनमें फूट पड़ गई। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, गरम दल नरम दल कब अलग हुए, किसकी अध्यक्षता में हुए अधिवेशन, कहां हुआ। अब देखिए बात हो रही है 1907 की, 7 का हो गया 7, हम 7 है, मेरा साथ 2 भाई, और सूरत का, हर सूरत में, किसी भी सूरत में, रास बिहारी बोस, कभी हार नहीं होने दूंगा बॉस। बंदा कह रहा है कि भाई अंग्रेजों से छुटकारा पाना है ना, तो आप मेरा साथ दो 1907, और हर सूरत में, यानी कि सूरत, फिर कभी भी हार नहीं होने दूंगा बॉस। लेकिन वो माने ने, मेरा साथ नहीं दिया उन्होंने किसी भी सूरत में, और उसका नतीजा क्या हुआ, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल आपस में अलग अलग हो गए, उनमें फूट पड़ गई। ये सब नहीं होता अगर वो मेरा साथ देते, हर सूरत में कभी भी हार नहीं होने देता मैं उनकी बॉस। देखिए दोस्तों थोड़ा सा टफ टॉपिक जरूर है, या तो आप इन्हें रट लीजिए, रटने से अगर आपको याद हो गया तो सबसे बेस्ट है, या फिर भाई 1-2 बार इस वीडियो का आप रिवीजन कीजिएगा, इजीली आपको ये सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट 1911 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ, अध्यक्ष कौन थे, किशन नारायण धर। और इसकी खास बात क्या थी, पहली बार जनगण मन गाया गया। अब 1911 में आ गया 11, यानी कि एक कोलकाता का हो गया कोल, और किशन नारायण धर का, किशन का हो गया किसान। भाई एक किसान को कॉल किया कि आओ भाई, आओ आओ आओ, हम जनगण मन गाएंगे। क्या किया गया, एक किसान को, यानी कि किसान नारायण धर, कॉल किया गया कोलकाता कि भाई आ जाओ, सारे इकट्ठे होकर पहली बार जनगण मन गाएंगे। और सारे इकट्ठे भी हुए और सभी किसानों ने मिलकर जनगण मन गाया। तो याद रखना मेरे भाई, एक किसान को कॉल किया गया कि आ जाओ जनगण मन गाएंगे। नेक्स्ट 1896 1896 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ, अध्यक्ष थे रहीमुद्दौला शियानी। और ये कौन सा अधिवेशन था, 12वां। इस अधिवेशन की खास बात क्या थी, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। देखिए 1911 कोलकाता अधिवेशन में तो जनगण मन गाया गया, और 1896 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी हो सकता है भाई पूछ लिए जाएं। अब बात हो रही है 1896 की, 1896। अब भाई 96 से कुछ याद आता है, अब बंदे के ना 96% मार्क्स आए और बंदा बहुत खुश हुआ। भाई होगा भी ना, हमारे कितने आते थे, 45, 46, 55, बस
और यहाँ पर बंदे के 96% मार्क्स आए तो वो इतना खुश हुआ, खुश होकर उसने कोलकाता कॉल किया अपने डैडू को और बताया डैडू मेरे 96% मार्क्स आए। तो डैडू ने क्या रिप्लाई किया, रहीमुदुल्लाह श्यानी, मेरा बेटा तो बहुत शाना है, मेरा बेटा बहुत होशियार है, बहुत शाना हो गया, शाना है। 96% मार्क्स लेकर आया। और इसी खुशी में बाप बेटों ने मिलकर क्या बोला, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मित्रों, भाइयों बहनों, वंदे मातरम। तो बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, बंदे के 96% मार्क्स आए, उसने डैडू को कॉल किया कोलकाता, डैडू मेरा बेटा तो बहुत ही शाना है, शाना हो गया। और दोनों खुशी के मारे वंदे मातरम करने लग गए भाई। नेक्स्ट 1916 में 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। अब देखिए पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी से परेशान था, अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी था। तो हुआ क्या, युवा वर्ग भी उठ खड़ा हुआ। 1916 जितने भी 16 वर्ष के युवा थे ना लखनऊ, वो लाखों की तादाद में, 16 वर्ष के युवा लाखों की तादाद में अंबिका चरण मजूमदार अपनी अम्मा के चरण छूकर मैदान में कूद पड़े अंग्रेजों को भगाने के लिए। भाई 16 वर्ष के युवा लाखों की तादाद में अंबिका चरण मजूमदार अपनी अम्मा के चरण छूकर मैदान में कूद पड़े। अब आर या पार होगा। फिर क्या था मेरे भाई, 16 वर्ष के युवाओं का इतना उत्साह देखकर, इतना जोश देखकर कांग्रेस और लीग ने भी समझौता कर लिया कि भाई 16 वर्ष के युवा अपना बलिदान देने के लिए तैयार है तो हम क्यों झगड़े। कांग्रेस लीग का समझौता हो गया। फिर गरम दल और नरम दल भी एक हो गए कि भाई हमें तो 16 वर्ष के युवाओं के साथ खड़े रहना पड़ेगा। और एक बात हुई, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 16 वर्ष के युवाओं को। फिर तो भाई क्रांति आ गई। और भाई वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, घनी बढ़िया लगी तो शेयर कर दियो, बाकी भाई थारी मर्जी। नेक्स्ट 1917 का अधिवेशन 32वां अधिवेशन था, कोलकाता में हुआ। अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। खास बात ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी भाई। अब देखिए भाई 1917 का हो गया खतरा, कोलकाता का हो गया कोल, एनी बेसेंट का हो गया बेसमेंट। और प्रथम बार महिला का कॉल आया कि खतरा है, एनी बेसेंट, बेसमेंट में कोई बंदा है। भाई महिला पहली बार कॉल कर रही है पुलिस को और बोल रही है कि खतरा है, यानी कि 17। और क्या खतरा है, एनी बेसेंट, कि उसके घर के बेसमेंट में कोई बंदा है, बेसमेंट से आवाज आ रही है और उसे खतरा है। वो कॉल कर रही है कोलकाता। बिल्कुल लीजिए भाई 1917 का हो गया खतरा है। अब जब खतरा है तो महिला ने कॉल किया कोलकाता और क्या बोला, एनी बेसेंट, कि उसके घर के बेसमेंट से आवाज आ रही है, कोई ना कोई वहां छुपा है। नेक्स्ट 1925 में 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ। अध्यक्ष सरोजनी नायडू। खास बात क्या थी भाई, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो गई। और पूछ ले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब 1925 का हो गया पच 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 पच। अरे यार कितना बोलता है, पूरा दिन पच 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 बोलते ही रहता है। कानपुर, मेरे तो कान पक गए। सरोज, और ये तेरा हर रोज का काम हो गया भाई, इतनी पचर पचर पच पच मत किया कर। 1925 कानपुर, मेरे तो कान पक गए। और एक दो दिन का नहीं, तेरा तो ये सरोज हर रोज का काम हो गया, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट 1924 का 39वां अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ और इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। और इसकी खास बात थी, गांधी जी प्रथम व अंतिम बार अध्यक्ष बने। देखिए जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उनमें 1924 वाला जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, सिर्फ एक बार ही। उसके बाद गांधी जी ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की। अब 1924, 19 को भूल जाइए, 24। और भाई दिन में 24 घंटे होते हैं ना। अब गांधी जी पूरा दिन रात यानी कि 24 घंटे बैलगांव लेकर गांव गांव घूमे कि भाई अंग्रेजों को भारत से निकालो, अंग्रेजों को भारत से निकालो। इसके लिए गांधी जी ने 24 घंटे बैलगाड़ी लेकर गांव गांव घूमे। तो 1924 बेलगांव, गांधी जी अध्यक्ष। नेक्स्ट 1929 44वां अधिवेशन लाहौर में हुआ। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन की खास बात क्या थी, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। हमने पीछे आपको बताया था ना, सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब हुआ, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने।
और यहाँ पर 1929वां अधिवेशन हुआ लाहौर में और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में कहा गया कि भाई हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इसी के आधार पर आगे चलकर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट 1931 में अधिवेशन कराची में हुआ। अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सा अधिवेशन था? 45वां। खास बात क्या थी? मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधी नहीं। उसके बाद देखिए 1920 में 2 सम्मेलन हुए। पहला वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ, वी राघवाचारी अध्यक्ष बने। दूसरा 1920 में एक विशेष अधिवेशन और हुआ जिसका आयोजन किया गया कोलकाता में और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। उसके बाद हम कवर कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल ईजी है, ट्रिक की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहाँ पर? मुंबई में। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम अध्यक्ष थे भाई। उसके बाद 1886 में दूसरा अधिवेशन था, ये कोलकाता में हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। उसके बाद 1887 में तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद 1888 में चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। बस इनमें कोई खास बात नहीं थी, बस किसी में प्रथम अध्यक्ष है तो किसी में मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष है तो किसी में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है, ये सिर्फ याद रखना। तो ये बिल्कुल ईजी है भाई। नेक्स्ट 1937 में 50वां अधिवेशन हुआ तेजपुरा बंगाल में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। खास बात क्या थी भाई? प्रथम बार गांव में अधिवेशन किया गया, बस। अच्छा, उसके बाद 1938 में 1938 में 51वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1939 में 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ, इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन बाद में इसके अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको समझिए कैसे क्या हुआ। देखिए 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में दोबारा से अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़े और दूसरी तरफ कौन थे? गांधी जी के चहेते पट्टाभी सीतारमैया। अब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए तो गांधी जी को बुरा लगा, गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जिसका समर्थन किया था पट्टाभी सीतारमैया, वो परास्त हो गए हैं, हार गए हैं। तब सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि भाई गांधी जी उदास हैं इस हार को देखकर, तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई। नेक्स्ट 1940 से 45 तक इसकी अध्यक्षता किसने की? अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा, इसमें खास बात, सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे 6 वर्ष तक और सबसे युवा अध्यक्ष थे, बस। नेक्स्ट 1946-47 ये अधिवेशन मेरठ में हुआ और इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उसके बाद 1948वां अधिवेशन जो कि 55वां अधिवेशन था जयपुर में हुआ, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जलियांवाला बाग पूछा जाता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। उस समय अमृतसर में लागू मार्शल लॉ को सख्ती से लागू करने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। एक क्वेश्चन देखिए हमेशा बनता है कि किसने गोली चलाने के आदेश दिए थे, तो जनरल डायर के द्वारा आदेश दिया गया था गोली चलाने का जलियांवाला बाग पर। और इसकी जो डेट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। चोरी चोरा घटना जो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ये किससे संबंधित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को जलाना, यही चोरी चोरा की घटना थी। देखिए चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 कार्यकर्ता और 3 नागरिक मारे गए थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। एओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका पूरा नाम पूछा जाता है इसलिए याद रखना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो देखिए किसके द्वारा ये कथन कहा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। देखिए स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका ए हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया और इसके बाद यह दिवस कांग्रेस द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। तो ये दोनों ही डेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ मार्च करना शुरू किया। दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी कर ली थी। 6 अप्रैल 1930 को अरब सागर के तटीय शहर दांडी पर नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून टूटा है और उन्होंने यात्रा कब शुरू की है? तो 12 मार्च 1930 को। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। देखिए नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए, महिलाएं स्वयं शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना दे, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। तो ये जो सारे पॉइंट है ये सारे पॉइंट करेक्ट है, मतलब उपयुक्त सभी। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? देखिए बहुत पूछा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो कब हुआ था ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम ने लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? देखिए स्टेटमेंट किसके द्वारा आया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। लाला लाजपत राय के द्वारा ये कथन कहा गया था। 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। इससे नाराज अंग्रेजी सिपाहियों ने लाला लाजपत राय समेत सभी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया। इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी। इस दौरान उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो ये किसके द्वारा बोला
गया है, लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो देखिए कौन सा समाचार पत्र है वो, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। केसरी जो समाचार पत्र है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था। देखिए केसरी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने लिखा था। उन्होंने 2 समाचार पत्र, केसरी जो कि मराठी में था और मराठा जो कि अंग्रेजी में था, ये शुरू किए थे। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 में, शिवाजी महोत्सव 1895 में इसका आयोजन शुरू किया था। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इतनी बातें आपको तिलक जी के बारे में याद रखनी है। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो देखिए इनमें से किसने आमंत्रित किया था गांधी जी को? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए। देखिए चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। चंपारण के समृद्ध किसान राजकुमार शुक्ल इस शोषण के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कई तरीके से प्रताड़ित भी किया था। वे चाहते थे गांधी जी यहाँ आकर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लोगों को एकजुट करें, इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण में बुलाया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। तो देखिए किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुशीलन समिति का अर्थ है स्व संस्कृति संघ। देखिए सान्याल को भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे वरिष्ठ नेता माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। देखिए चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की थी। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया था। इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? तो दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और साथ ही इनकी आत्मकथा का क्या नाम था? तो द इंडियन स्ट्रगल। ये सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा का नाम था। तो इतने जो पॉइंट है ये आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में याद रखना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इनमें से किसके द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। देखिए अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। इसका प्रारंभिक नाम मित्र मेला था। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। बाद में 1904 में इसका नाम बदल दिया गया था और अभिनव भारत इसका नाम कर दिया गया था। दिसंबर 1912 दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम हमलों के पीछे किसका दिमाग था? तो देखिए इनमें से किसका दिमाग था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, रास बिहारी बोस जी का दिमाग था जो वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम हमला हुआ था उसके पीछे। रास बिहारी बोस ने 1912 में दिल्ली के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका, परंतु वहां बच गया। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस नाम से मुकदमा चलाया गया, जिसके कारण इस घटना का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस पड़ा। इस षड्यंत्र के तहत अवध बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास और अमीर चंद्र दोषी पाए गए एवं उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1924 में वाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो देखिए इनमें से कौन थे जिन्होंने वाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, के.पी. केशव मेनन के द्वारा वाइकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था।
केपी केशव मेनन वर्ष 1924 में केरल में वाइकोम सत्याग्रह के नेता थे। उनकी मांग अछूतों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने की थी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। खिलाफत आंदोलन, जिसे खलीफा आंदोलन या भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 1920 के दशक के मध्य तक खिलाफत नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से हाथ मिला लिया था। तो ये जो दो नेताओं के नाम है अली बंधुओं के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो देखिए कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अरविंदो घोष। ये अलीपुर बम कांड में शामिल थे। देखिए अलीपुर बम कांड मामले की साजिश 1908 में हुई थी। इसे माणिक तोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में शामिल थे। श्री अरविंदो को संगठन से जुड़े कई बम आरोपों के बाद एक सार्वजनिक स्टूडियो में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा था। राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र से जुड़े थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जो ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ये राजनीतिक डकैती थी और ये घटना छोटे से शहर काकोरी में हुई थी। लखनऊ सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहिड़ी और रोशन सिंह ने लूट लिया था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना गया है। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो देखिए कौन से अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग हो गए थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नेता अलग अलग हो गए थे, मतलब इनका विभाजन हो गया था। कांग्रेस के जो दोनों ही नेता थे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गई थी। इसी को सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए किस वर्ष गठित हुई है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 31 दिसंबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 दिसंबर 1920 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैकडॉनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो देखिए किससे पहुंचा था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, ये मैकडॉनल्ड अवार्ड में दिया गया था। इससे गांधी जी को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूतिया दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया था। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो देखिए इनमें से क्या उत्तरदायी कारण था क्रिप्स को भारत भेजने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। इसी के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो देखिए कब पारित किया गया है ये पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव।
8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और करो या मरो का आह्वान किया। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए इनमें से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत की आज़ादी के समय? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। ये भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। वह 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता रहे। 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किस संस्था की स्थापना की गई? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता के एक बैरिस्टर प्राणनाथ मित्रा द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व श्री अरविंदो घोष के छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक राष्ट्रीय योजना समिति का आयोजन 1938 में किया गया था। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास 1938 में हुआ। उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी प्रावधान। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलितों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मतलब ABC ये तीनों ही करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी यहां पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थी, जबकि पूना समझौता के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखिए होम रूल पूछा भी जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। देखिए होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहां के स्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ऐसे ही एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। यही रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था। देखिए ये एक्ट 19 मार्च 1919 को लाया गया एक अधिनियम था। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी। उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन, इस एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए थे और उन्होंने इसे काले बिल का नाम दिया था। तो ये कब आया है? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जिसमें अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना, ये सभी करेक्ट है। मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियां व अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया जाए, जिला म्युनिसिपल वार्डों के मनोनीत सदस्य अपने पदों से त्यागपत्र दे दें, सरकारी दरबारों, स्वागत समारोह व सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भाग ना लें। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? देखिए किस आंदोलन से खिन्न हो गए थे वो, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, चोरी चोरा कांड के कारण। ये एक ऐसी घटना थी जिसने गांधी जी को बहुत ज्यादा खिन्न कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन चोरी चोरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। देखिए फरवरी मार्च दोनों आता है यहाँ पर। फरवरी मार्च 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इस आयोग को इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। पहली बार यहाँ फरवरी मार्च 1928 में भारत आया था, जबकि दूसरी बार वहाँ अक्टूबर 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो देखिए इनमें से किसके द्वारा कहा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। देखिए वैलेंटाइन शिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अरविंदो घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। अरविंद घोष ने भी की थी, इसलिए तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैगिंग इंस्टीट्यूट या भीख मांगने वाली संस्था कहा था। भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो देखिए कौन सा बिल था जिसके विरोध में ऐसा किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। देखिए क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। दोनों बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना था, इसीलिए इसके विरोध में बम फेंका गया था केंद्रीय विधानसभा में। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? तो देखिए कब चलाया गया है ये, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ये आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध को हटाना था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्जन वाइली की हत्या की गई थी।
मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1909 में विलियम कर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसके अध्यक्ष थे, जो पहले अध्यक्ष बहुत पूछा भी जाता है, तो सोहन सिंह भाकना इसके पहले अध्यक्ष थे। चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का प्रमुख कौन था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यसेन। ये चटगांव के पुलिस शस्त्रागार हमले का प्रमुख था। सूर्यसेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमले का सफल नेतृत्व किया था। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का? तो करेक्ट ऑप्शन ए है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। यह स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण था। देखिए जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यही तात्कालिक कारण है और ये एक व्यापक आंदोलन था जो 6 साल तक चलता रहा था। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यही सोचकर गाड़ी पर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। ये भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। उन्होंने वर्ष 1946 से 1947 के दौरान भारत की अंतरिम सरकार और भारत की संविधान सभा में भी कार्य किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए इनमें से किसके द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जतींद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। जतींद्रनाथ मुखर्जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक क्रांतिकारी थे। जतींद्रनाथ मुखर्जी के बचपन का नाम जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय था। अपनी बहादुरी से एक बाघ को मारने के कारण ये बाघा जतिन कहलाते थे और इनको ज्यादातर बाघा जतिन के नाम से ही जाना जाता था। वे युगांतर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। उस समय युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारी आक्रामकों का एक प्रमुख संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो देखिए किस वर्ष किया गया था ये प्रयास? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका था। दुर्भाग्य की बात यह रही कि उस बग्गी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं था। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारे गए थे। पुलिस ने घिरा देख खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी थी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। देखिए 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई। यहाँ एक क्रांतिकारी दल था जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी थे और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगवती चरण आदि युवा क्रांतिकारी भी इसके सदस्य थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किस वर्ष गठित हुआ है और कहाँ मुख्यालय है, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस केस में सजा सुनाई गई? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। उन पर ब्रिटिश अफसर एसएसपी जॉन सैंडर्स की लाहौर में हत्या का आरोप था। इस मामले को लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। सैंडर्स को देखिए उन्होंने गलती से मार दिया था, उनका जो असली निशाना था वो एक और पुलिस अधिकारी था जेम्स स्कॉट, उसे मारना चाह रहे थे वो, जिसने लाठी चार्ज करवाया था और जिसके कारण लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। तो जेम्स स्कॉट को मारना था लेकिन गलती से सैंडर्स की हत्या हो गई थी। यही केस लाहौर षड्यंत्र कहलाता है, जिसके लिए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो देखिए इनमें से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे लाला लाजपत राय? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मेजनी को लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवन व्रत को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे थे। मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ पर दोस्तों आज इस वीडियो में हम प्रमुख जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए कब संथाल विद्रोह हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। देखिए संथाल विद्रोह शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855-56 में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ एक आंदोलन था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए किसके द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। हो मुंडा विद्रोह हुआ था, तो देखिए कब हुआ है ये हो मुंडा विद्रोह? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, 1820-21 के दौरान में हो मुंडा विद्रोह हुआ था। देखिए छोटा नागपुर और सिंह भूमि जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह किया था। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। देखिए मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच तक हुआ है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे थे। इसे उलगुलान या महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि उलगुलान विद्रोह के नाम से और कौन सा विद्रोह जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह ही जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक था। तो मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। देखिए बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। इनका जन्म झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद पांड, ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी?
तो देखिए कब हुई है बिरसा मुंडा की मृत्यु, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। देखिए बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया था। यही जून यानी कि 9 जून 1900 को हैजा की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। देखिए रंपा विद्रोह वर्ष 1879 में किया गया था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, देखिए इनमें से किसने किया है रंपा विद्रोह का नेतृत्व, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह 1879 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, तो देखिए किसे हराया था संथालों ने, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मेजर बारो को 1855 में संथालों ने हराया था। देखिए 1855-56 का संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह के दमन के लिए भेजे गए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना को संथालों ने पराजित कर दिया था। तो कौन से जनरल को हराया था, तो मेजर जनरल बारो का नाम आपको याद रखना है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो देखिए किस क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंह भूमि क्षेत्र में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। देखिए कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में झारखंड के सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, तो देखिए इनमें से कौन सा विद्रोह है जो महाराष्ट्र में हुआ है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। दक्कन विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए 1875 के मई और जून में महाराष्ट्र में पुणे और सतारा जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य साहूकारों के कब्जे में बंधों, फरमानों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना था। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था, तो देखिए इनमें से क्या इसका तात्कालिक कारण था, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर ये 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। देखिए 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण महाजनों द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च ब्याज दरें थी, तो इसी के कारण ये विद्रोह इतना ज्यादा फैल गया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। भगत जवाहरमल के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। देखिए कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहरमल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर करके उसे पवित्र बनाना था। बाद में पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो देखिए प्रारंभिक उद्देश्य पूछा गया है यहाँ पर, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सिख धर्म को परिष्कृत करना ये कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। देखिए यहाँ भी यही है, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या रहा है, तो सिख धर्म को परिष्कृत करना। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए, तो देखिए क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, खोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है वो, खोंड जनजाति। देखिए खोंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि की प्रथा जिसे मारिया कहा जाता था को अंग्रेजों द्वारा समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये,
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। देखिए, उलगुलान या मुंडा विद्रोह का प्रारंभ बिरसा मुंडा ने किया था। इनमें सामूहिक खेती खुदकुट्टी का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों एवं महाजनों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला कर दिया था, तो इसी वजह से ये विद्रोह किया गया था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए, इनमें से नील विद्रोह कहाँ हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। देखिए, 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया। इसी को नील विद्रोह की संज्ञा दी गई है। देखिए, जो दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नील विद्रोह किस बारे में था? तो देखिए, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती उनसे खेती कराई जा रही थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को बागान मालिक प्रताड़ित करते थे। नील आंदोलन की शुरुआत 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में हुई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो देखिए, इनमें से कौन से विद्रोह का उल्लेख उसमें किया गया है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 में बंगाल में आरंभ हुआ था और जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल और तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए, इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, संथाल विद्रोह इनमें सबसे पहले हुआ है। देखिए, संथाल विद्रोह 1855, इसके नेता सिद्धो और कानो थे। फिर मुंडा विद्रोह हुआ है 1899 से 1900 तक, नेता इसका बिरसा मुंडा रहे हैं। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 रहा है, इसके जो नेता रहे हैं वो नेता जतरा उराव रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ है? तो संथाल विद्रोह। तो यही एकदम करेक्ट हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो देखिए किससे संबंधित आंदोलन था ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, आदिवासी आंदोलन से संबंधित आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। देखिए, आदिवासी आंदोलन, ताना भगत आंदोलन बिहार, वर्तमान में झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? तो देखिए, किसके नेतृत्व में हुआ था ये? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संथाल विद्रोह है ये सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, अब झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए, अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, असम में अहोम विद्रोह हुआ था। देखिए, अहोम विद्रोह प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद असम क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह 1828 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों के विलय के खिलाफ स्टार्ट हुआ था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से कौन है जिसने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, गोमधर कुंवर के द्वारा अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद अहोम का विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ। विद्रोह 1828 में ब्रिटिश साम्राज्य के तहत क्षेत्रों के विनाश के खिलाफ था। इस आंदोलन के नेता गोमधर कुंवर थे। विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने दबा दिया था।
तेभागा आंदोलन कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 1946 में तेभागा आंदोलन हुआ था। देखिए तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। ये आंदोलन 1946 में हुआ था। कंध विद्रोह कहाँ हुआ था, तो देखिए कौन से राज्य में कंध विद्रोह हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। उड़ीसा में कंध विद्रोह हुआ था। देखिए कंध विद्रोह की शुरुआत 1837 में उड़ीसा में हुई थी। चक्र विशोई एक कंध नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कंध विद्रोह का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे, तो देखिए झारखंड क्षेत्र में जो हुआ था उसके नायक कौन थे, तो ए करेक्ट हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। देखिए झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा थे। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था, तो देखिए कौन सी जनजाति से संबंधित था सफाहर आंदोलन, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, संथाल जाति से संबंधित था सफाहर आंदोलन। देखिए भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, तो देखिए इनमें से किसे नियुक्त किया गया था कमांडर इन चीफ, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। गया मुंडा को बिरसा मुंडा के द्वारा कमांडर इन चीफ चुना गया था। देखिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में मुंडा विद्रोह, उलगुलान महाविद्रोह, सरदारी विद्रोह शुरू हुआ था। देखिए इतने सारे नाम है इस विद्रोह के। विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा डोंका मुंडा को राजनीतिक मामलों का प्रमुख, सोमा मुंडा को धार्मिक मामलों और सामाजिक मामलों का प्रमुख, जबकि गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था और बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी में स्थित था। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक, मतलब यहाँ जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, ये सही है। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के इस विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, ये पॉइंट भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न करना था। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे, तो देखिए मुंडा और संथाल जनजाति कौन से पेड़ की पूजा करती थी, तो सी करेक्ट हो जाएगा, कदम के पेड़ की पूजा की जाती थी इनके द्वारा। देखिए छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति के लोग कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते थे। और संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो सरहुल, ये संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। देखिए 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर एवं रांची में आदिवासी विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 में भगवान का दूत घोषित किया था। बॉक्सर विद्रोह संबंधित है, देखिए बॉक्सर विद्रोह कहाँ से संबंधित था, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, चीन से संबंधित था बॉक्सर विद्रोह। देखिए बॉक्सर विद्रोह का संबंध चीन से है। यह विद्रोह 1899 में विदेशी विरोधी अभियान के रूप में प्रारंभ हुआ था, जिसमें ईसाई धर्म प्रचारकों एवं देसी ईसाइयों की सामूहिक हत्याएं की गई तथा गिरजाघरों को जला दिया गया था। तो ये बॉक्सर विद्रोह कहाँ से संबंधित है, चीन से संबंधित है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख रही है बस्तर आंदोलन में। देखिए 1910 में मध्य भारत में बस्तर में अंग्रेजी राज के खिलाफ बस्तर आंदोलन आदिवासी नेता गुंडाधुर के नेतृत्व में किया गया था। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा,
कर्मशाह ये पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक था। देखिए, पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल में कर्मशाह द्वारा चलाया गया था। जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत 1813 में कर्मशाह के पुत्र टीपू मीर ने की थी। मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? देखिए, मोपला विद्रोह बहुत पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। 1921 में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। देखिए, मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह केरल में 1921 में हुआ। मालाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921-22 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसे मोपला नरसंहार, मोपला दंगों या मपीला दंगों के रूप में भी जाना जाता था। यह केरल में मोपला समुदाय के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन था। कूका आंदोलन कहां से संबंधित है? देखिए, कूका आंदोलन कहां से संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब से संबंधित है कूका आंदोलन। देखिए, कूका विद्रोह की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 में हुई थी, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों एवं बुराइयों को दूर करना था। बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने की थी। विद्रोह के समय कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कर रहे थे। ठीक है, राम सिंह के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो देखिए, कौन से विद्रोह का चित्रण है वंदे मातरम गीत में? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो देखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बंगाल में 1770 के अकाल एवं तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध के कारण सन्यासी विद्रोह किए गए थे। इस विद्रोह का चित्रण वंदे मातरम गीत में किया गया है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, इनमें से कौन है जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। देखिए, चिपको आंदोलन से चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा ये सभी संबंधित है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर संबंधित है। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, इनमें से कौन बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सैयद अहमद ये बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। देखिए, बहावी आंदोलन पटना बिहार के आसपास हुआ था। यह एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। तो सैयद अहमद बरेलवी का नाम आपको याद रखना है। बहावी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। तो देखिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र बहावी आंदोलन से प्रभावित था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बहावी आंदोलन से प्रभावित था। देवी चौधरानी का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? तो देखिए, कौन से विद्रोह से संबंधित है देवी चौधरानी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है देवी चौधरानी। देखिए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ और देवी चौधरानी उपन्यास में किया है। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा में पाइक विद्रोह हुआ था। पाइक लोगों ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में यह विद्रोह शुरू किया था। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए, इनमें से कहाँ पर भील विद्रोह हुआ था? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर भील विद्रोह हुआ था। देखिए, भील विद्रोह आंदोलन की शुरुआत आदिवासी विद्रोहियों के द्वारा की गई थी। पश्चिमी घाट में रहने वाले भीलों ने उत्तर और दक्कन के बीच के पर्वत दर्रों को संग्रहित किया था, और ये आंदोलन हुआ था भीलों के द्वारा। भील विद्रोह से संबंधित नेता थे। तो देखिए, इनमें से कौन भील विद्रोह से संबंधित नेता थे? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सेवाराम ये भील विद्रोह से संबंधित नेता थे।
देखिए, भील जाति के लोग पश्चिमी तट पर स्थित खान देश में निवास करते थे। इन लोगों ने खेती से संबंधित कठिनाइयों तथा अंग्रेजी हुकूमत के डर के कारण 1812 से 1819 के मध्य विद्रोह किया। यह विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में 1825 में पुनः किया गया था। तो जो सेवाराम है ये भील जाति के नेता थे और भील आंदोलन से संबंधित थे। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, इनमें से कहाँ हुआ है तेभागा आंदोलन? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था। देखिए, तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। सन 1946 में इस आंदोलन में किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को घटाकर 1/3 करने की मांग की थी। तो ये कहाँ का आंदोलन था? ये बंगाल में हुआ एक किसान आंदोलन था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भवन सिंह का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से था? तो देखिए, किस विद्रोह से संबंधित थे ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी